नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है गणित के गुरुजी यूट्यूब एजुकेशनल चैनल पर। दोस्तों, आज का जो वीडियो है वह है लूसेंट की वास्तुनिष्ठ सामान्य ज्ञान पर आधारित। दोस्तों, यह लूसेंट की 2023 की न्यू एडिशन की बुक है, जिसकी सीरीज हमारे इस चैनल पर लगातार जारी है। दोस्तों, काफ़ी महत्वपूर्ण बुक है ये सभी एक दिवसीय गवर्नमेंट जॉब एग्जाम्स के लिए। इस बुक को किए बिना किसी भी छात्र की तैयारी अधूरी है। तो दोस्तों, बिल्कुल शुरू से शुरुआत करते हुए आइए हम इसे पूरा करें। तो दोस्तों, अभी इसमें चल रहा है हमारा भारतीय राज्य व्यवस्था। भारतीय राज्य व्यवस्था की आज हम प्रश्नावली 24 करेंगे, जिसका नाम है उच्च न्यायालय। तो दोस्तों, भारतीय राज्य व्यवस्था की प्रश्नावली नंबर 24 उच्च न्यायालय। दोस्तों, इससे पहले जो 23 प्रश्नावली थी, इन सभी के वीडियोस की प्लेलिस्ट हमने प्लेलिस्ट सेक्शन में बना के रखी है। कृपया आप वह जरूर देखें और अपनी तैयारी को अच्छा करें। दोस्तों, भारतीय राज्य व्यवस्था से पहले भारतीय इतिहास के भी सभी वीडियोस हमने प्लेलिस्ट बना रखी है। हमारे प्लेलिस्ट सेक्शन में जाएं और बिल्कुल शुरू से आप पढ़ें और अपनी तैयारी को एक व्यवस्थित रूप प्रदान करें। दोस्तों, बिल्कुल शुरू से शुरू करते हुए हर प्रश्नावली को हमने हर एक वीडियो में बताया है और सभी वीडियो की प्लेलिस्ट हमने हमारे चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में बना के रखी है। तो दोस्तों, आप उसे जरूर देखें। तो चलिए दोस्तों, आज हम करेंगे भारतीय राज्य व्यवस्था का प्रश्नावली नंबर 24, जिसका नाम है उच्च न्यायालय। तो दोस्तों, आज हम करेंगे भारतीय राज्य व्यवस्था की प्रश्नावली नंबर 24, जिसका नाम है उच्च न्यायालय। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पहला प्रश्न है कि भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं। दोस्तों, उच्च न्यायालय मतलब हाई कोर्ट, और जहां उच्चतम न्यायालय आता है इसका मतलब सुप्रीम कोर्ट। तो पूछा है कि भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट हैं। तो दोस्तों, भारत में है कुल 25 उच्च न्यायालय। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2। देश के 25 उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की कुल स्वीकृत संख्या कितनी है। दोस्तों, देश में 25 उच्च न्यायालय हैं। इनमें जो न्यायाधीश हैं उनकी कितनी संख्या स्वीकृत है, हमें ये बताना है। तो 356, 398, 556 या 1079। तो दोस्तों, इसमें सही उत्तर है 1079। 25 उच्च न्यायालयों में 1079 न्यायाधीश स्वीकृत किए गए हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3। भारत के किस उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या सबसे कम है। तो दोस्तों, वह है सिक्किम उच्च न्यायालय, जिसमें न्यायाधीशों की संख्या सबसे कम है। सिक्किम उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या सबसे कम है। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 4। भारत के किस उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या सबसे अधिक है। तो दोस्तों, सबसे अधिक है इलाहाबाद उच्च न्यायालय में। इलाहाबाद हाई कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या सबसे अधिक है और सिक्किम हाई कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या सबसे कम है। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 5। भारत के 25 उच्च न्यायालयों में किसकी स्थापना सबसे बाद में हुई है। तो दोस्तों, भारत के जो 25 उच्च न्यायालय हैं उनमें सबसे बाद में स्थापना हुई है आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय की। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6। बम्बई उच्च न्यायालय, कलकत्ता उच्च न्यायालय तथा मद्रास उच्च न्यायालय की स्थापना एक साथ हुई थी। इन उच्च न्यायालयों की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो दोस्तों, प्रश्न में पूछा है कि बम्बई, कलकत्ता और मद्रास के उच्च न्यायालयों की स्थापना एक साथ हुई थी। तो हमें बताना है कि उस उच्च न्यायालय की स्थापना जब एक साथ हुई थी तो वह वर्ष कौन सा था। तो दोस्तों, वह वर्ष था 1862, जब बम्बई, कलकत्ता और मद्रास के उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 7। किस उच्च न्यायालय के सर्वाधिक स्थायी या अस्थायी खंडपीठ है। तो दोस्तों, उच्च न्यायालय के सर्वाधिक स्थायी या अस्थायी खंडपीठ है गुवाहाटी उच्च न्यायालय के। दोस्तों, खंडपीठ का अर्थ है कि किसी विषय विशेष पर न्याय देने के लिए नियुक्त किया गया व्यक्तियों का समूह, इसे ही खंडपीठ कहते हैं। तो सबसे ज्यादा स्थायी और अस्थायी खंडपीठ सब मिलाकर गुवाहाटी उच्च न्यायालय के खंडपीठ सर्वाधिक हैं। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 8। भारत के किस संघ शासित क्षेत्र का अपना उच्च न्यायालय है। तो दोस्तों, भारत के 8 संघ शासित क्षेत्र हैं, जिनमें हमें बताना है कि ऐसा कौन सा संघ शासित क्षेत्र है जिसमें खुद का उच्च न्यायालय है। तो अपना हाई कोर्ट है, वह है दिल्ली का, दिल्ली हाई कोर्ट। तो दिल्ली ऐसा संघ शासित क्षेत्र है जिसका अपना उच्च न्यायालय है। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 9। निम्नलिखित में से किस राज्य का अपना स्वयं का उच्च न्यायालय नहीं है। तो दोस्तों, इनमें सिक्किम, हिमाचल प्रदेश और ओडिशा, इनका स्वयं का उच्च न्यायालय है। सिक्किम हाई कोर्ट,
हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट और उड़ीसा हाई कोर्ट। लेकिन नागालैंड जो है उसका खुद का यानी स्वयं का उच्च न्यायालय नहीं है। ऑप्शन डी इसमें करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10। निम्नलिखित में से कौन सा उच्च न्यायालय एक से अधिक राज्यों का उच्च न्यायालय है? तो दोस्तों गुवाहाटी उच्च न्यायालय एक से अधिक राज्यों का उच्च न्यायालय है। जैसे नागालैंड में पिछले प्रश्न में देखा था हमने कि नागालैंड का स्वयं का उच्च न्यायालय नहीं है, तो नागालैंड की हियरिंग जो है वह गुवाहाटी उच्च न्यायालय में होती है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? दोस्तों पटना उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी 1916 में। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12। भारत का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय कौन सा है? दोस्तों इन 4 नाम में से हमें बताना है कि भारत का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय कौन सा है। तो इन चारों में सबसे बड़ा उच्च न्यायालय जो है वह है इलाहाबाद उच्च न्यायालय। अगला प्रश्न नंबर 13। भारत के किन 2 संघ शासित क्षेत्रों का अपना उच्च न्यायालय है? तो दोस्तों 4 ऑप्शंस में से 2 संघ शासित क्षेत्रों के जोड़े दिए गए हैं। तो इनमें बताना है कि ऐसे कौन से जोड़े हैं जिसमें खुद का या स्वयं का उच्च न्यायालय है। तो दोस्तों वह संघ शासित क्षेत्र है दिल्ली एवं जम्मू कश्मीर, जिसका स्वयं का उच्च न्यायालय है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14। किन राज्यों में साझा उच्च न्यायालय है? दोस्तों महाराष्ट्र व गोवा में साझा उच्च न्यायालय है। अगला प्रश्न नंबर 15। भारत में उच्च न्यायालय सर्वप्रथम कहाँ आरंभ हुआ था? दोस्तों भारत में उच्च न्यायालय सर्वप्रथम आरंभ हुआ था बम्बई, मद्रास व कलकत्ता में। बम्बई, मद्रास व कलकत्ता में एक साथ ही उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। ये हमने पिछले प्रश्न में पढ़ा था। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न नंबर 16। इसके अंतर्गत कलकत्ता, मद्रास एवं बम्बई के उच्च न्यायालय स्थापित किए गए थे। तो दोस्तों कलकत्ता, मद्रास व बम्बई के उच्च न्यायालय स्थापित किए गए थे भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 के तहत। भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 के अंतर्गत कलकत्ता, मद्रास व दिल्ली के उच्च न्यायालयों की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न नंबर 17। गोवा राज्य किस उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आता है? दोस्तों गोवा राज्य बम्बई उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आता है। अगला प्रश्न नंबर 18। दादरा नागर हवेली एवं दमन व दीव किस उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आते हैं? तो दोस्तों ये जो नाम दिए हैं दादर नागर हवेली एवं दमन व दीव, ये संघ शासित क्षेत्र हैं जिनका स्वयं का उच्च न्यायालय नहीं है। तो ये क्षेत्र जो है वह बम्बई उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आते हैं। अगला प्रश्न नंबर 19। अंडमान व निकोबार द्वीप पर निम्नलिखित उच्च न्यायालयों में से किस एक का क्षेत्राधिकार है? दोस्तों अंडमान व निकोबार द्वीप जो संघ शासित क्षेत्र है वह कलकत्ता न्यायालय के क्षेत्र अधिकार में आता है। अगला प्रश्न है लक्षद्वीप के केंद्र शासित प्रदेश किस उच्च न्यायालय के क्षेत्र अधिकार के अंतर्गत आते हैं? तो दोस्तों लक्षद्वीप एक केंद्र शासित प्रदेश है। यह केरल उच्च न्यायालय के क्षेत्र अधिकार में आता है। और दोस्तों दिल्ली ही एक ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जिसका स्वयं का हाई कोर्ट है, जन उच्च न्यायालय है, और बाकी जितने भी हैं साथ ये किसी अन्य उच्च न्यायालय पर निर्भर रहते हैं। अगला प्रश्न नंबर 21। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? दोस्तों छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय स्थित है बिलासपुर में। अगला प्रश्न है उत्तराखंड उच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई थी? उत्तराखंड उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी नैनीताल में। नैनीताल में उत्तराखंड उच्च न्यायालय की स्थापना की गई। अगला प्रश्न नंबर 23। झारखंड उच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई थी? तो दोस्तों झारखंड उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी रांची में। रांची में झारखंड उच्च न्यायालय की स्थापना की गई। अगला प्रश्न नंबर 24। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय स्थित है जबलपुर में। जबलपुर में मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय स्थित है। अगला प्रश्न नंबर 25। केरल का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? केरल का उच्च न्यायालय स्थित है एर्नाकुलम में। एर्नाकुलम में केरल का उच्च न्यायालय स्थित है। अगला प्रश्न नंबर 26। ओडिशा राज्य का उच्च न्यायालय कहाँ अवस्थित है? तो दोस्तों ओडिशा राज्य का उच्च न्यायालय अवस्थित है कटक में। कटक में ओडिशा राज्य का उच्च न्यायालय स्थित है। अगला प्रश्न नंबर 27। सुमेलित कीजिए। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। सूची 1 में उच्च न्यायालयों के नाम दिए हैं और सूची 2 में वह किस स्थान पर स्थित है उनकी सूची दी गई है। तो दोस्तों सबसे पहला है ए राजस्थान उच्च न्यायालय। दोस्तों राजस्थान उच्च न्यायालय राजस्थान के जोधपुर में स्थित है। ओडिशा उच्च न्यायालय ये कटक में स्थित है। गुजरात उच्च न्यायालय अहमदाबाद में स्थित है। और केरल उच्च न्यायालय यह एर्नाकुलम में स्थित है। तो दोस्तों इसमें ए का 4 है, बी का 3 है, सी का 2 है और डी का 1 है।
वो 4321। ऑप्शन सी इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 28। 2 या अधिक राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय की स्थापना किसके द्वारा की जा सकती है? 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय की स्थापना संसद द्वारा पारित एक कानून द्वारा की जा सकती है। तो दोस्तों प्रश्न में पूछा गया है कि यदि 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय की स्थापना करना पड़े तो यह किसके द्वारा किया जाता है? तो दोस्तों यदि 2 या 2 अधिक राज्यों से उच्च न्यायालय की स्थापना करना हो तो संसद में एक कानून पारित करना पड़ेगा। ऑप्शन ए इसमें करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 29। उच्च न्यायालय के क्षेत्र अधिकार को घटाने या बढ़ाने का अधिकार किसे है? उच्च न्यायालय के क्षेत्र अधिकार को घटाने या बढ़ाने का अधिकार है संसद को। संसद को उच्च न्यायालय के क्षेत्र अधिकार को घटाने या बढ़ाने का अधिकार प्राप्त है। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 30। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? दोस्तों उच्च न्यायालयों की न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 31। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए राष्ट्रपति निम्न में से किससे परामर्श करता है? तो दोस्तों उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से, संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से और संबंधित राज्य के राज्यपाल से, सभी से उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए राष्ट्रपति परामर्श लेता है। ऑप्शन डी उपयुक्त सभी का सही आंसर होगा। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 32। उच्च न्यायालय में बकाया कार्य को निपटाने के लिए राष्ट्रपति अपर न्यायाधीश की नियुक्ति अधिक से अधिक कितने समय के लिए कर सकता है? दोस्तों उच्च न्यायालय में बकाया कार्य को निपटाने के लिए राष्ट्रपति अपर न्यायाधीश की नियुक्ति अधिक से अधिक 2 वर्ष के लिए कर सकता है। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 33। उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के पद पर नियुक्त होने के लिए क्या अर्हताएं होनी चाहिए? तो दोस्तों उच्च न्यायालय के न्यायाधीश पद के लिए जो योग्यता है यानी अर्हता है वह है कि वह भारत का नागरिक हो और उसकी आयु 62 वर्ष से कम हो। दूसरा है उसने भारत क्षेत्र में कोई न्यायिक पद धारण किया हो और वह किसी उच्च न्यायालय का या 2 से अधिक ऐसे न्यायालय में लगातार अधिवक्ता रहा हो। ये तीनों ही अर्हताएं होनी चाहिए। तो इसमें ऑप्शन डी उपरोक्त सभी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 34। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का निर्वाचन या नियुक्ति कैसे होती है? तो दोस्तों उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है राष्ट्रपति के द्वारा। राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति होती है उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 35। उच्च न्यायालय का न्यायाधीश किसके समक्ष अपने पद और गोपनीयता की शपथ लेता है? दोस्तों उच्च न्यायालय का न्यायाधीश राज्यपाल के समक्ष अपने पद और गोपनीयता की शपथ लेता है। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 36। उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्याग पत्र किसको देता है? दोस्तों उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट का न्यायाधीश अपना त्याग पत्र देता है राष्ट्रपति को। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 37। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के आचरण पर बहस कहाँ की जा सकती है? दोस्तों उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के आचरण पर बहस इनमें से कहीं नहीं की जा सकती, संसद में, न विधानसभा में और न लोकसभा में। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 38। किसी न्यायाधीश को एक उच्च न्यायालय से दूसरे में स्थानांतरित करने का अधिकार निम्नलिखित में से किसको है? एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरित करने का अधिकार न्यायाधीशों को वह भारत के राष्ट्रपति को है। भारत के राष्ट्रपति को ये अधिकार है कि वह किसी भी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को एक न्यायालय से दूसरे न्यायालय में स्थानांतरित कर सके। ऑप्शन बी इसमें करेक्ट होगा। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 39। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को कौन हटा सकता है? उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को विशेष बहुमत से पारित संसद के प्रस्ताव पर राष्ट्रपति हटा सकता है। तो कहने का मतलब यह है कि यदि उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश को उसके पद से हटाना हो तो संसद में एक प्रस्ताव पारित करना पड़ेगा जो कि बहुमत से होगा और उस प्रस्ताव से राष्ट्रपति उस न्यायाधीश को पद से हटा सकता है। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 40। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को उसके पद से केवल किन प्रमाणित आधारों पर हटाया जा सकता है? दोस्तों उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को उसके पद से केवल कदाचार और असमर्थता इन प्रमाणित आधारों पर हटाया जा सकता है, जैसा कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाया जाता था। ऑप्शन सी इसमें उपयुक्त दोनों सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 41। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की अधिकतम उम्र सीमा क्या है? तो दोस्तों
उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की अधिकतम उम्र जो है वह है 62 वर्ष, यानी 62 वर्ष तक ही उच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपनी सेवा दे सकते हैं। और सुप्रीम कोर्ट या सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की उम्र सीमा होती है 65 वर्ष और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति होती है 62 वर्ष। अगला प्रश्न है, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीश को प्रतिमाह क्रमशः कितना वेतन मिलता है? तो दोस्तों, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को मिलते हैं 2.5 लाख रुपए और अन्य न्यायाधीशों को मिलते हैं 2,25,000 रुपए। 2.5 लाख रुपए मुख्य न्यायाधीश को वेतन मिलता है और 2,25,000 रुपए उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों को मिलता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 43, किस राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन तथा भत्ते निम्नलिखित में से कौन सी निधि पर भारित होते हैं? तो दोस्तों, किसी राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन तथा भत्ते संबंधित राज्य की संचित निधि पर भारित होते हैं। तो दोस्तों, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को वेतन मिलता है उसी राज्य के संचित निधि से जिस राज्य का वह उच्च न्यायालय हो। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 44, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति और अन्य न्यायाधीश कितनी आयु तक पद पर बने रहते हैं? तो दोस्तों, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति यानी मुख्य न्यायाधीश या अन्य न्यायाधीश जो है वह रहते हैं 62 वर्ष तक अपने पद पर बने हुए। 62 वर्ष उनकी सेवानिवृत्ति की आयु होती है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 45, उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश की आयु के बारे में उत्पन्न किसी प्रश्न का वे निश्चय कौन करता है? तो उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश की आयु के बारे में उत्पन्न किसी प्रश्न का निश्चय करता है सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से राष्ट्रपति। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से राष्ट्रपति उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश की आयु के बारे में प्रश्न पर निर्णय करता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 46, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश पद पर नियुक्त होने वाली प्रथम महिला कौन है? तो दोस्तों, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश पद पर नियुक्त होने वाली प्रथम महिला है अन्ना चंडी। अन्ना चंडी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश पद पर नियुक्त होने वाली प्रथम महिला है। तो दोस्तों, न्यायाधीश और मुख्य न्यायाधीश में फर्क होता है, तो इसीलिए ये ध्यान रखिएगा कि अन्ना चंडी जो है वह हाई कोर्ट की जज तो हैं लेकिन मुख्य जज नहीं है। तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश पद पर नियुक्त होने वाली प्रथम महिला थी अन्ना चंडी। लेकिन अगला प्रश्न है कि भारत में उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश बनने वाली पहली महिला कौन है? तो दोस्तों, उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश बनने वाली पहली महिला है लीला सेठ। लीला सेठ मुख्य न्यायाधीश बनने वाली और अन्ना चंडी सामान्य न्यायाधीश बनने वाली प्रथम महिला है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 48, उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीशों के अतिरिक्त कुल कितने न्यायाधीशों का प्रावधान संविधान में है? तो दोस्तों, उच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश होता है और बाकी अन्य न्यायाधीश होते हैं। तो हमसे पूछा गया है कि मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त और कितने न्यायाधीश होने का प्रावधान संविधान में सम्मिलित है? तो दोस्तों, इसका उत्तर है कि कोई सीमा नहीं है, इसका कोई निश्चित उल्लेख संविधान में नहीं किया गया। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 49, मौलिक अधिकारों को लागू करने अथवा अतिक्रमण करने के मामलों में उच्च न्यायालय निम्नलिखित में से किस प्रकार का आदेश जारी कर सकता है? दोस्तों, मौलिक अधिकारों को लागू करने अथवा अतिक्रमण करने के मामलों में उच्च न्यायालय अधिकार प्रच्छा, परमादेश व प्रतिषेध और बंदी प्रत्यक्षीकरण व उत्प्रेषण लेख ये तीनों ही प्रकार के आदेश जारी कर सकता है। तो ऑप्शन डी उपयुक्त सभी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 50, बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका के अतिरिक्त निम्नलिखित में से किस याचिका को उच्च न्यायालय जारी कर सकता है? तो दोस्तों, बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका के अतिरिक्त उत्प्रेषण, परमादेश और अधिकार प्रच्छा इन याचिकाओं को भी उच्च न्यायालय जारी कर सकता है। तो ऑप्शन डी उपयुक्त सभी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 51, उच्च न्यायालय अपने अधीनस्थ न्यायालय या अर्ध न्यायिक निकायों के विरुद्ध उत्प्रेषण रेट कब जारी करता या कब जारी कर सकता है? तो दोस्तों, चारों ऑप्शंस में से हमें बताना कौन सा सही है। तो उच्च न्यायालय अपने अधीनस्थ न्यायालय या अर्ध न्यायिक निकायों के विरुद्ध उस पर उत्प्रेषण रेट तब जारी करता है जब निर्णय या आदेश में कोई विधि संबंधी त्रुटि हो और जब निर्णय या आदेश को पारित करने में नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत का उल्लंघन हो रहा हो या जब निर्णय या आदेश को पारित करने की अधिकारिता के आधिक्य में कार्य किया गया हो। तो दोस्तों, इन स्थितियों में उच्च न्यायालय अपने अधीनस्थ न्यायालय या अर्ध न्यायिक निकायों के विरुद्ध उत्प्रेषण रेट जारी करता है। और ऑप्शन डी उपयुक्त सभी
इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 52। उच्च न्यायालय की परमादेश जारी करने की शक्ति के अंतर्गत कौन से अधिकार आते हैं? तो दोस्तों उच्च न्यायालय की परम आदेश जारी करने की शक्ति के अंतर्गत उसके संवैधानिक अधिकार, संवैधिक अधिकार और मौलिक अधिकार, ये सभी इन शक्तियों के अंतर्गत आते हैं। तो ऑप्शन डी जो है उपरोक्त सभी इसका सही उत्तर होगा। उच्च न्यायालय की परम आदेश जारी करने की शक्ति संवैधानिक अधिकार, संवैधिक अधिकार और मौलिक अधिकारों के अंतर्गत आती है। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 53। उच्च न्यायालय को किसका अधीक्षण करने का अधिकार है? दोस्तों उच्च न्यायालय अपने अधीनस्थ न्यायालय का अधीक्षण करने का अधिकार रखता है। अधीनस्थ न्यायालय का अधीक्षण उच्च न्यायालय द्वारा हो सकता है। ऑप्शन बी इसमें करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 54। भारत में उच्च न्यायालयों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और इनमें से कौन सा सही कथन है ये हमें बताना है। तो दोस्तों उच्च न्यायालयों के संबंध में पहला कथन है कि देश में 25 उच्च न्यायालय हैं। तो ये बिल्कुल सही कहा गया है। उनमें से 3 का क्षेत्र अधिकार एक राज्य से अधिक है। तो दोस्तों ऐसा जरूर नहीं है। किसी भी संघ राज्य क्षेत्र का अपना उच्च न्यायालय नहीं है, ऐसा भी नहीं है। दिल्ली का स्वयं का उच्च न्यायालय है। और चौथा है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश 62 वर्ष की उम्र तक पद धारित करते हैं। हाँ ये सही है। तो इसमें दोस्तों 1 और 4 सही है। ऑप्शन सी इसमें करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 55। निम्न उच्च न्यायालयों में से कौन एक से अधिक राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के लिए है? तो दोस्तों 4 नाम दिए हैं, हमें बताना है कि ऐसा कौन सा उच्च न्यायालय है जो एक से अधिक राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के एकाधिकार में आता है। तो दोस्तों महाराष्ट्र, गुवाहाटी, इलाहाबाद और दिल्ली, इनमें दोस्तों गुवाहाटी जो है वह एक से अधिक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के अंतर्गत आता है। दोस्तों गुवाहाटी के अंतर्गत आसाम के कुछ स्टेट, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मिजोरम, इन सभी राज्यों के क्षेत्र अधिकार आते हैं। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 56। निम्न में से कौन सा कथन उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त जज के विषय में सही है? तो दोस्तों उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त जज, इसके संबंध में कौन सा कथन इसमें सही है हमें ये बताना है। तो पहला देखते हैं, वह सर्वोच्च न्यायालय में वकालत कर सकता है। तो दोस्तों उच्च न्यायालय का जो न्यायाधीश है वह सर्वोच्च न्यायालय में वकालत कर सकता है, ये बिल्कुल सही है। तो इसमें ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों बाकी भी देख लेते हैं जिससे हमारी जानकारी बढ़ सके। उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त जज के विषय में बाकी चीजें हैं कि वह भारत के सभी उच्च न्यायालयों में वकालत कर सकता है, नहीं, क्योंकि उच्च न्यायालय का तो वह खुद ही न्यायाधीश था, तो वह उच्च न्यायालयों में वकालत नहीं कर सकता। वह उसी उच्च न्यायालय में वकालत कर सकता है जहां से वह सेवानिवृत्त हुआ है, नहीं ऐसा नहीं है, वह कोई भी उच्च न्यायालय में वकालत नहीं कर सकता। और अगला है कि भारत के किसी अदालत में वकालत नहीं कर सकता, नहीं ऐसा भी नहीं है, वह सर्वोच्च न्यायालय में वकालत कर सकता है। तो दोस्तों ऑप्शन ए इसमें करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 57। सबसे पहले किस उच्च न्यायालय ने घोषणा की थी कि बंद असंवैधानिक है? जो बंद है जैसे भारत बंद, यह है असंवैधानिक घोषित किया था सबसे पहले केरल उच्च न्यायालय ने। ऑप्शन सी इसमें करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 58। निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित नहीं है? तो दोस्तों एक तरफ उच्च न्यायालय के नाम दिए हैं, दूसरी तरफ मुख्य खंडपीठ, उन उच्च न्यायालय से संबंधित कुछ खंडपीठों के नाम दिए हैं, तो हमें बताना है इसमें सही सुमेलित कौन सा नहीं है। तो दोस्तों जैसे पहला है कर्नाटक उच्च न्यायालय की मुख्य खंडपीठ है बेंगलुरु में, ये सही है। राजस्थान उच्च न्यायालय की खंडपीठ जोधपुर में, बिल्कुल सही है। केरल उच्च न्यायालय की एर्नाकुलम में, ये भी सही है। लेकिन मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की मुख्य खंडपीठ भोपाल में है, ये सही नहीं है बल्कि जबलपुर में है, इसीलिए ऑप्शन बी इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 59। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन में कब कमी की जा सकती है? दोस्तों उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन में कमी की जा सकती है जब वित्तीय आपातकाल हो, उस स्थिति में। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 60। बम्बई उच्च न्यायालय के क्षेत्र अधिकार के अंतर्गत कौन से राज्य या संघ शासित क्षेत्र आते हैं? तो दोस्तों बम्बई उच्च न्यायालय के क्षेत्र अधिकार में आते हैं महाराष्ट्र, गोवा और दादर नागर हवेली एवं दमन व दीव। तो ये तीनों ही ऑप्शन डी 1, 2, 3 इसमें करेक्ट आंसर होगा। बम्बई उच्च न्यायालय के क्षेत्र अधिकार में महाराष्ट्र, गोवा और दादर नागर हवेली एवं दमन व दीव संघ शासित क्षेत्र आते हैं। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 61। एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्याग पत्र किसको संबोधित करके देता है? तो दोस्तों एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को संबोधित करता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 62। भारत में चलित न्यायालय यानी कि मोबाइल कोर्ट, इनका मानस पुंज
कौन है? तो दोस्तों चलित न्यायालय यानी कि मोबाइल कोर्ट की विचारधारा को डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने प्रस्तावित की थी। तो चलित न्यायालय का श्रेय जाता है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 63। विधि आयोग के किस अध्यक्ष ने अपनी रिपोर्ट में समर्थन किया है कि प्रत्येक उच्च न्यायालय के 1/3 न्यायाधीश दूसरे राज्य से होने चाहिए? तो दोस्तों विधि आयोग के अध्यक्ष न्यायाधीश HR खन्ना ने अपनी रिपोर्ट में यह समर्थन किया कि प्रत्येक उच्च न्यायालय के 1/3 न्यायाधीश दूसरे राज्य से होना चाहिए। न्यायाधीश HR खन्ना। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 64। भारत के कितने उच्च न्यायालयों की अधिकारिता एक से अधिक राज्य है, लेकिन जिनमें संघ राज्य क्षेत्र शामिल नहीं हो? ऐसे कितने राज्य हैं? तो दोस्तों ऐसे 3 उच्च न्यायालय हैं जिनकी अधिकारिता में एक से अधिक राज्य आते हैं। इसमें संघ शासित क्षेत्रों की बात नहीं की गई है। तो दोस्तों केवल राज्य। तो ऐसे 3 उच्च न्यायालय हैं जिनकी अधिकारिता में 3 राज्य आते हैं, जिनकी अधिकारिता में एक से अधिक राज्य आते हैं। ऐसे 3 उच्च न्यायालय हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 65। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है, हमें ये बताना है। तो दोस्तों पहला है कि भारत में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के लिए रीति उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की रीति के समान है। तो हाँ, बिल्कुल सही है। ये हमने पिछले प्रश्न में पढ़ा था। पहला कथन सही है कि जिस तरह से उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाते हैं, वही प्रक्रिया जो है वह उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की भी होती है। यह सही है। दूसरा है कि उच्च न्यायालय का कोई स्थायी न्यायाधीश अपने पद से सेवानिवृत्ति के पश्चात भारत के किसी भी न्यायालय या किसी प्राधिकारी के समक्ष अभिवचन नहीं कर सकता। तो दोस्तों ये गलत है। कर सकता है। वह उच्च न्यायालय का कोई भी न्यायाधीश जो है, जो अपने पद से सेवानिवृत्त हो चुका है, उसके पश्चात वह उच्च न्यायालय में वकालत कर सकता है। तो इस तरह से कथन जो दूसरा है वो गलत हो जाएगा, पहला कथन सही है। तो इसलिए ऑप्शन ए केवल एक सही इसमें सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 66। नीचे 2 वक्तव्य दिए हैं, एक को कथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है और इन दोनों वक्तव्यों का उत्तर नीचे दिए गए कूट की सहायता से चुनिए। तो दोस्तों कथन ए दिया है और कारण दिया है आर। इनमें से हमें ये कूट में से 1 2 3 1 ABCD में से हमें चुनना है कौन सा इसमें सही है। तो कथन है कि भारत में प्रत्येक राज्य के राज्य क्षेत्र में एक उच्च न्यायालय विद्यमान है। कारण है क्योंकि भारत के संविधान में ये प्रावधान है कि प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय हो। तो दोस्तों कथन ए गलत है क्योंकि प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय नहीं है। कथन ए गलत है, लेकिन आर सही है कि भारत के संविधान में ये प्रावधान है कि प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय हो। तो ऑप्शन डी इसमें सही होगा। ए गलत है परंतु आर सही है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 67। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और उपरोक्त कथन में से कौन सा सही है, ये हमें बताना है। तो दोस्तों पहला कथन है कि कोई व्यक्ति जिसने किसी उच्च न्यायालय के स्थायी न्यायाधीश के रूप में पद धारण किया है, उच्चतम न्यायालय के सिवाय भारत में किसी न्यायालय या किसी प्राधिकार के समक्ष अभिवचन का या कार्य नहीं कर सकता। तो दोस्तों ये सही नहीं है क्योंकि वह उच्च न्यायालय के सिवाय भारत में किसी अन्य प्राधिकार के रूप में कार्य कर सकता है। ऑप्शन पहला कथन गलत है। दूसरा है कि कोई व्यक्ति भारत के किसी उच्च न्यायालय में के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए अर्थ नहीं है यदि उसने भारत के राज्य क्षेत्र में कम से कम 5 वर्ष तक न्यायिक पद धारण नहीं किया। तो दोस्तों ये भी गलत है। ऑप्शन इसमें डी ना ही 1 और ना ही 2 कथन सत्य है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 68। संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत उच्च न्यायालय द्वारा दिया गया निर्देश परिवर्तित किया जा सकता है, किसके द्वारा, हमें ये बताना है। तो दोस्तों उच्च न्यायालय द्वारा दिया गया निर्देश न राज्य के विधि मंत्री द्वारा, न राज्य सरकार के द्वारा और न ही राज्य के राज्यपाल द्वारा इसे परिवर्तित किया जा सकता है। ऑप्शन डी उपयुक्त किसी के द्वारा नहीं। तो दोस्तों भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत उच्च न्यायालय की शक्तियों के बारे में उल्लेख दिया गया है कि उनके द्वारा दिए गए निर्देश को परिवर्तित नहीं किया जा सकता। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 69। उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए कम से कम कितने वर्ष की उच्च न्यायालय की अधिवक्ता के रूप में वकालत का अनुभव होना चाहिए? दोस्तों 10 वर्षों का अनुभव होना चाहिए। दोस्तों उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए उच्च न्यायालय में ही कम से कम 10 वर्ष अधिवक्ता होने का अनुभव होना चाहिए। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 70। दिल्ली उच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? तो दिल्ली उच्च न्यायालय की पहली
महिला न्यायाधीश थी लीला सेठ, और लीला सेठ जो है वह उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश भी थी। ऑप्शन सी इसमें करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 71। आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय कब से अस्तित्व में आया? आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय सबसे अंतिम उच्च न्यायालय है जो अंतिम समय में बना है, सबसे आखिरी में, और यह बना था 1 जनवरी 2019 में। तो आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय 1 जनवरी 2019 को अस्तित्व में आया था। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 72। आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? दोस्तों आंध्र प्रदेश का उच्च न्यायालय अमरावती में स्थित है। अमरावती में आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय स्थित है। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 73। भारत के कितने संघ शासित क्षेत्रों का अपना उच्च न्यायालय है? दोस्तों ऐसे संघ शासित क्षेत्र हैं 2 जिनका स्वयं का उच्च न्यायालय है। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 74। निम्नलिखित में से क्या उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों की अधिकारिता के अधीन आता है? तो दोस्तों वह है मूल अधिकारों का संरक्षण, जो उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों के अधिकार के अधीन आता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 75। भारत का 25वां उच्च न्यायालय कौन सा है? तो दोस्तों भारत में कुल 25 उच्च न्यायालय हैं, और 25वां उच्च न्यायालय यानी अंतिम उच्च न्यायालय पूछा है जिसकी स्थापना सबसे आखिर में हुई थी, तो वह है आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय, जो कि देश का 25वां उच्च न्यायालय है। ऑप्शन डी इसमें करेक्ट आंसर है। दोस्तों आज की इस प्रश्नावली में कुल 75 प्रश्न थे जो हमारे द्वारा पूर्ण कर लिए गए हैं। दोस्तों यदि आज की वीडियो का पीडीएफ चाहते हैं या हमारे यूट्यूब के सभी वीडियोस का पीडीएफ चाहते हैं, तो इसके लिए आपको हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के लिए नीचे दिए गए मोबाइल नंबर पर आप संपर्क करें। आपको मात्र 200 रुपये में लाइफ टाइम हमारे टेलीग्राम चैनल की मेंबरशिप दी जाएगी, जिससे आप हमारे जितने भी वीडियोस हैं जो बन चुके हैं या जितने आगे आने वाले वीडियोस हैं, सभी वीडियोस की पीडीएफ मात्र 200 रुपये में लाइफ टाइम मेंबरशिप मिलेगी, जिससे आप वे सभी डाउनलोड कर सकेंगे और दोस्तों ताकि आप अपनी तैयारी और अच्छी कर सकेंगे। तो दोस्तों यदि आप चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। यूट्यूब पे सब कुछ फ्री है, लेकिन यदि इसका पीडीएफ चाहिए तो आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा। तो दोस्तों अब मिलते हैं हम अगले वीडियो में अगली प्रश्नावली के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।